जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे समाज में उत्पन्न हो रही थी। समस्या को उजागर करने का प्रयास किया गया है। उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 में हिंदी कंपोजिशन जो कि 50 नंबर से 50 अंक आते हैं, उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें किस प्रकार की संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहानी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे समाज की कुरीतियों को दर्शाती है और हिंदी साहित्य अपने आप में एक अहम नींव माना जाता है भारतीय संस्कृति सभ्यता को उजागर करने में। और बात करते हैं आज का जो कहानी है, वह कहानी भारत के प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिनका जन्म लमही गांव था तो वाराणसी में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद और हिंदी साहित्य एक दूसरे के पूरक है। हिंदी साहित्य की जब भी जिक्र हो उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र ना हो, यह असंभव सी बात है। और ये जो कहानी है उसको मैं पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उस सारांश को जानेंगे कि आखिर इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें किस प्रकार की संदेश दे रहे हैं और ये समस्या जो हमारे समाज में उत्पन्न हो रही थी उसको निवारण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सशक्त कदम उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जातिवाद की जो निर्मम यहाँ पर हत्या की जा रही है जातिवाद के नाम पर सिर्फ, और गरीबी को किस रूप से दर्शाया गया है, उसको हम लोग बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। ये कहानी जो यहाँ से शुरुआत होती है तो सर्वप्रथम हम लोग आखिर कहानी का नाम जाने, शीर्षक का अर्थ जानेंगे। सतगति, ये कहानी यहीं से सतगति का देखिए, यहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये देखिए क्या होगा, सत जोड़ गति, ये होगा। ये होगा जिसका अर्थ है अच्छी हालत, मोक्ष या कहे तो मुक्ति। इस कहानी का जो शीर्षक है इसका अर्थ ये है सत्य जोड़ गति, जो कि व्यंजन संधि है। उसको हम लोग जितने अंदर जाएंगे उतने हम लोग को इसके बारे में जानने को मिलेंगे कि आखिर इस कहानी के अंदर जो दर्शाया गया है किस तत्व को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। तो सतगति जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानियों में से सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। मुंशी प्रेमचंद कहानी, उपन्यासकार और भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो ग्रामीण स्तरों से उसको उजागर करने का अहम नींव माना जाता है हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी को। और मुंशी प्रेमचंद सतगति कहानी के माध्यम से बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही निर्मम घटना को प्रकाशित किया है जो कि हमारे समाज में कुरीतियों को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के आरंभ में दुखी, जो कि एक चमार जाति से ताल्लुक रखता है, और एक पंडित जी जो कि रईस घर के हैं और वे बहुत ही नियम धर्म को मानते हैं और वह किसी भी नीचे जाति के अर्थात हरिजन के घर कभी जाना पसंद नहीं करते हैं। और पंडित जी सदा अपने आप
के कामों में विलीन रहते थे, अपने भक्ति की भावना में लीन रहते थे, मगन रहते थे, जो कि उनका जो पंडित जी का जो कार्यकाल था बिल्कुल अलग था। और पंडित जी और यह जो कहानी है एक ब्राह्मण और एक हरिजन अर्थात चमार जाति के बीच का कहानी जो है सदगति को में दर्शाया गया है। चमार जो है जिसका नाम है दुखी, वह काफी गरीब रहता है, निर्धन रहता है, लेकिन उसके मन में भी लालसा तमन्ना होता है, जो कि वह एक अपनी बिटिया की शादी करने के लिए एक मुहूर्त, जो शादी से पहले देखिएगा बहुत जगह सब एक होता है, शादी से पहले क्या होता है, शादी से पहले होता है उसका शगुन करना पड़ता है, शगुन निकलाया जाता है, उसका मुहूर्त सगाई, शादी से पहले सगाई होता है, जिसको आज हम लोग रिंग सेरेमनी के नाम से भी जानते हैं, तो इंगेजमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब भारत की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ हमारे ग्रामीण स्तर के एक समाज के अंतिम पायदान पर लोग गरीबी से और अपने जातिवाद के कारण कैसे उस आत्मसंघर्ष को जारी रखते थे, उस चीज को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। और हालांकि सदगति कहानी पर एक फिल्म भी बन चुका है, जो आप लोग को समय मिले तो आप लोग YouTube पर देख सकते हैं, जो कि उसमें बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है और उसमें किरदार भी बहुत ही सुंदर और सुशील तरीके से किया गया है। तो बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। सदगति कहानी में दुखी अपने बिटिया की सगाई का मुहूर्त की तलाश करने, एक अच्छा मुहूर्त की खोज में पंडित जी को बुलवाने के लिए सोचता है, लेकिन वे यह भी जानता है कि पंडित जी हमारे घर तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वे बहुत ही जातिवाद और नीच खानदान को हम लोग समझते हैं। वे हम लोग के घर आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो उन्हें मैं कहाँ बैठाऊंगा, और मेरे पास बैठाने के लिए उनके पास साधन भी तो नहीं है। तो फिर भी अपने मन में लालसा लेते हुए, और पंडित जी बहुत ही कठोर कह सकते हैं या बहुत ही सिद्धांतवादी थे। वह अपने द्वार पर किसी को बिना उपहार लिए हुए जो आते थे जजमान, उनको वहीं से दुत्कार फटकार कर देते थे, और काम करने की तो दूर, उनकी जो समस्या का निवारण करने का तो बात ही दूर था, क्योंकि वे बिना किसी को देखते थे उपहार या किसी भेंट लिए आए हैं तो उनको वहीं से दुत्कार देते थे। और एक गरीब कैसे उनकी सेवा में निष्ठापूर्वक काम करते हुए उनके यहाँ पंचतत्व में विलीन हो जाता है। और पंडित जी बेचारे, पंडित जी जो कि एक गरीब की जबरन की जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, जबरन उसे काम करवाने को इतनी विवश करते हैं कि वो मानो अपना सब कुछ त्याग कर अपने आप को भी पंच तत्व में विलीन होना ही उचित समझा। और कैसे कार्य करते करते वह दुखी चमार गरीब जो कि अपने आप को, ईश्वर को प्यारा हो जाता है, और जिस घर में बजने से सहनाई वहां पर मातम छा जाता है। तो कहानी का यही मुख्य सारांश है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा गहराई से। और मैं चाहूंगा सर्वप्रथम आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं शुभारंभ कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग को कहानी यहां तक समझ में आया होगा, और आप इस लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। कहानी को आप लोग बारीकी से समझे और उसको ध्यानपूर्वक सुने, समझे, और जो इस वीडियो को जो लंबाई हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ताकि सभी बात को रखा जाए, सभी बात को एक ही वीडियो में कवर किया जा सके। और मैं बता दूं, आप लोग
इसको ध्यानपूर्वक पढ़ ले रहे हैं, ताकि हमारे पाठ्य पुस्तक से आते हैं 2 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न होता है 10 नंबर का, तो 10 अंक मायने रखता है। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो 10 अंक आपको अवश्य मिलेंगे। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर ना मिलेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं मुख्य पात्र, इस कहानी में भूमिका किनका किनका है। तो सर्वप्रथम दुखी है, जो कि एक चमार है। दूसरा है झुरिया। झुरिया जो कौन है? दुखी की पत्नी है। और धानिया कौन है? दुखी की बेटी, जिनकी विवाह के लिए, विवाह से पूर्व सगाई के लिए पंडित जी के यहाँ दुखी जाते हैं। और घासीराम एक पंडित, जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे। वे उनको सुबह उठते ही वे भक्ति भावना में लीन हो जाते थे, और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उनके यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती थी। वो हमेशा एकदम सुबह उठते ही और 8 बजे के बाद जब पूजा होते थे, विशेष एक अलग पूजा जो होता था, उसमें वो पंडित जी अपने आप को पूरा भक्ति भावना में लीन हो जाते थे, और पूरा चंदन टीका लगाकर अपने आप को एक तेजस्वी जैसा मूर्ति स्थापित कर देते थे। ठाकुर जी की प्रतिमा पर फूल माला और उसको नहलाते, अपने अनुसार उसको विधिवत पूजा अर्चना करते थे। और तब तक पंडित जी के यहाँ कुछ जजमान भी आ जाते थे, और पंडित जी को कई यह खेती भी थी, जिससे पंडित जी के दिनचर्या भी चलता था। तो घासीराम एक पंडित जी हैं, और पंडिताइन घासीराम की पत्नी, पंडिताइन का नाम जिक्र नहीं किया गया है। और एक और जो है कैरेक्टर, इसमें जो पात्र है गोर, एक जाति का व्यक्ति है, जो कि दुखी उससे परिचित है। और दुखी जब पंडित जी के यहाँ काम करता है, तो वहां पर वह गोर के यहाँ जाकर उसे चिलम और तंबाकू मांगता है। और सीधा जो देखिएगा, गांव में शादी ब्याह जो होता है, दक्षिणा स्वरूप समझे, एक सीधा होता है किसी को देने के लिए, तो उसको दिया जाता है ब्राह्मण लोग को। तो देने के लिए दुखी और झुरिया क्या क्या खरीदारी करते हैं। सेर भर आटा खरीदते हैं, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून यानी नमक, हल्दी, और 4 आने पैसे। उस जमाने में आने का बहुत महत्व था। और पंडित जी के यहाँ कार्य जो दुखी करता है, उसमें पहला कार्य क्या था? द्वार को झाड़ू लगाना, बैठक लिपना, लकड़ी चीरना, भूसा उठाकर भूसौली में रखना। ये 4 काम में को करते करते दुखी भगवान को प्यारा हो गया। और ये शब्दार्थ मैंने लिख दिया हूँ, ये आप लोग इसको बारीकी से समझ सकते हैं। यदि आप लोग हिंदी साहित्य में रुचि रखते भी हैं, तो आप लोग इसका PDF भी पढ़ सकते हैं, इसका कहानी भी आप लोग पढ़ेंगे तो और बेहद समझ में आएगा। फिर भी मैं इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप पहले देखिएगा, तो शब्दार्थ में है सेंटे सरखंडे के निचले हिस्से, मुद्दा लेकिन मतलब यह है कि ताकीद करना, हिदायत देना, प्रदीप्त जगमगाता हुआ, प्रतिमा तस्वीर, साहित्य लगन मुहूर्त, खोची टोकरी, बड़ौठे बैठक, रचीके जरा सा, दादी जार, एक तरह की गाली, लुहाटे जलती हुई लकड़ी, लोनिया नमक बनाने और बेचने का धंधा करने वाली एक जाति है। लिट्टी मोटी रोटी टिक्का, उस समय के, आज के लिट्टी का दूसरा अर्थ है, लेकिन उस जमाने में एक लिट्टी का अलग महत्व होता था, समझे। और नाहक बेकार में हलकान परेशान, कार प्रोजन, विवाह उत्सव, छवा टोकरा, चैलिया जलाने के लिए, चिरी हुई लकड़ियाँ, दिक करना, परेशान करना, दिल लगी मजाक। और कुछ इसमें विशेष माना गया है, उसको शुभ संकेत दिया गया। उसमें सर्वप्रथम क्या आता है इस कहानी में? गेंद, एक प्रकार का लकड़ी है जो शुभ माना गया है। और महुए के पत्ते को भी इस कहानी में शुभ माना गया है। तो
दोस्तों यहाँ से हम कहानी को शुभारंभ करते हैं। वे तो सारांश था, उसको पढ़ते, लेकिन मेन कहानी यहाँ से शुभारंभ होता है। इसको ध्यानपूर्वक हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करें। बिल्कुल आप लोग सरल से सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग केवल ध्यानपूर्वक इसको सुने और समझे। एक दिन की बात है। दुखी और झुरिया। दुखी अपने दरबार पर झाड़ू लगा रहा था और झुरिया लिप रही थी, दरबार लिप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। फुर्सत मतलब छुट्टी पा चुके थे। दोनों के बीच में ये बातचीत होती है कि जाओ पंडित जी के यहाँ, और दुखिया जो धनिया है बिटिया की शादी के जो कर रहे हैं उसके पूर्व हम लोग सगाई करेंगे। इस संदर्भ में पंडित जी को अपने यहाँ बुलाते हैं। दुखी ये बात सुनकर बोला, ठीक है, मगर पंडित जी बैठेंगे कहाँ? हमारे यहाँ तो बैठने का उचित साधन भी नहीं है। हाँ, तो उनके मन में ये भी ख्याल आया कि मेरे यहाँ तो खाट है, खटिया है, उसको धो देते हैं, तब तक वो पवित्र भी हो जाएगा और पंडित जी के आने के वक्त तक वह सूख भी जाएगा, ताकि उस पर पंडित जी बैठ सकते हैं। फिर झुरिया बोलती है कि आप जानते नहीं हो। झुरी और दुखी के बीच में काफी इस बात पर डिस्कस होता है कि पंडित जी कितने धर्म के हैं, नियम धर्म के हैं, और कितना छुआछूत को मानते हैं। क्या हमारे खाट पर बैठेंगे? तभी उन लोगों के मन में आता है ख्याल कि क्यों ना ठकुराइने के यहाँ से खाट मांग ले। फिर उन लोग सोचते हैं कि हम लोग को तो कोई आग तक नहीं देते हैं, भला हमें खाट कौन देगा। और बिटिया की तो सगाई करनी थी, उसके संदर्भ में पंडित जी को बुलाना तो अनिवार्य था। तो दोनों ने बात विवाद करने के दरमियान दोनों के मन में, दुखी और झुरिया पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तभी उन दोनों के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना महुए के पत्ता का आसन बना लिया जाए। महुए के पत्ता तो पवित्र होते हैं और उसको हम लोग आसन बना देते हैं, तो वहां उस पर पंडित जी को आसन बैठेंगे तब तक। और तो झुरिया बोले कि आप जब तुम जाओ, मैं पत्तल इसका बना लूंगी और आसन भी बना लूंगी महुए के पत्ते का ही। फिर भी दुखी के मन में शंका था कि पंडित जी आएंगे तो आएंगे कि नहीं। चलो फिर उनको बुलाने के लिए एक सच्चे मन से, मन में निष्ठा पूर्वक एक भक्ति की भावना से पंडित जी के यहाँ दुखी जाता है। और वहां पर जाने से पूर्व वह झुरिया को कुछ काम सौंप कर जाता है, जो कि सीधा देने के संदर्भ में बोलता है कि जाकर इसको खरीद लेना है। एक गेड़ की लकड़ी, जो कि उसमें संकेत माना गया है। गेड़ देखिएगा हम लोग के यहाँ जैसे शादी विवाह जो होता है या शुभ कार्य होता है, जैसे चंदन की लकड़ी होता है ना, उसको पवित्र माना गया है। उसी प्रकार को इस कहानी में गेड़ की लकड़ी को शुभ माना गया है। तो गेड़ की लकड़ी को शुभ माना गया है, तो उसको बोले, दुखी बोला झुरिया से, गेड़ की लकड़ी ले लेना, और ना मिले तो भुर्जी ने एक गांव एक बिरादरी है, उससे उनके यहाँ से मांग लेना। और एक दुकान से सीधा देने के लिए पत्तल पर ही, महुए के पत्तल पर ही ये सब रखना। क्या क्या रखना उसमें, तो पहला बताता सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, और नून यानी नमक, और हल्दी, 4 अन्य पैसे पत्तल के किनारे रख देना। उसके बाद दुखी वहां से घास का गट्ठा उठाकर पंडित जी को बुलाने के लिए उनके घर चल दिया। दुखी बहुत ही गरीब था, उसके पास घास के अलावा कुछ था भी नहीं कि वो पंडित जी को भेंट के स्वरूप दूसरा चीज प्रदान करे।
वह घाट से लेकर पंडित जी के यहाँ चल दिया। पंडित जी उस वक्त अपने भक्ति में लीन थे। तभी पंडित जी पूजन कक्ष से बाहर निकलते हैं तो दुखी को वहां पर घास का गट्ठा लिए हुए मौजूद पाते हैं। पंडित जी बड़े ही अपने आप में रूढ़िवादी थे। उनकी बोलने का देखिएगा, बड़े घराने के लोग होते हैं तो उनका बोलने का एक शैली, एक अंदाज निराला होता है। वह बोले, कैसे आना हुआ रे दुखिया। इसी अल्फाजों का प्रयोग करते हुए पंडित जी ने दुखी से पूछे। दुखिया शांत मधुर स्वर में शिष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। उसके बाद बोलता है, महाराज बिटिया की शादी कर रहा हूँ, शायद सगाई के लिए मैं विचारना हेतु आपको मैं बुलाने आया हूँ। और पंडित जी बोलते हैं कि आज तो छुट्टी नहीं है, शाम तक मैं चलूंगा। फिर दुखी बोलता है उनको कब तक मर्जी, जल्दी करने के लिए उसको मतलब बोलता है, उनसे आग्रह भी नहीं कर सकता है। उस जमाने की बात है जब जातिवाद के नाम पर एक समाज में एक संघर्ष करना पड़ता था। एक संघर्ष बृहद व्यापक रूप में लड़ना पड़ता था और उस समय ऊंचे जाति का लोगों का दबदबा बहुत ही कायम था। उस वक्त की कहानी है। और तो ये बात पंडित जी के बीच में और दुखी के बीच में हो रही थी। उसके बाद पंडित जी बोले कि शाम तक चलूंगा। तब तक दुखी पूछता है कि घास कहाँ रख दूं। घास का बोझा जो लेकर गया था, जो गट्ठा के नाम से जिक्र किया गया है, कहाँ रख दूं। पंडित जी बोले कि इसको गाय के पास रख दो और सुनो जरा काम है। जरा काम है, कितना काम कहते हैं कि जरा ये जो बैठका है ये उसको बहार दो झाड़ू से। कई दिन से झाड़ू नहीं लगे हैं और बैठक को लिपना है, गोबर से लिपना है, लकड़ी चीरना है, भूसा उठाकर भूसौली एक स्टोर रूम कह लीजिए, इसमें भूसा रखने का स्थान में रखना है। कुल मिला के 4 काम बोलते हैं। और सभी तो काम करने के लिए दुखी तैयार हो जाता है, परंतु दुखी को क्या मालूम था कि ये लकड़ी जो हमारे लिए काल बन जाएगा और मेरा अस्तित्व, मेरे अपने आप को ही इस पे कुर्बान करना पड़ेगा। दुखी को इस बात की जरा सा भी भनक न थी और दुखी बेचारा बिना खाए पिए ही पंडित जी के यहाँ चल जाता है, इस लालसा में, इस तमन्ना में कि यदि मैं पंडित जी के यहाँ समय से जाता हूँ तो पंडित जी मेरे यहाँ अवश्य आएंगे, अन्यथा पंडित जी किसी और जगह चल जाएंगे। पंडित जी इस सब काम बोलने के बाद दुखी को बोलते हैं, तुम इस सब काम कर लो, तब तक मैं भोजन करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दुखी सच्चे मन से लग जाता है और एक एक काम में अपने आप को करता है। द्वार का झाड़ू उठाकर करने लगा, बैठक को भी लिपना स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दिया। लकड़ी इतना कठिन था, इतना मतलब कठोर था कि दुखी बेचारा घास काटने वाला, उसे जरा सा भी अभ्यास ना था कि लकड़ी कैसे चीरा जाए, लेकिन फिर भी अपने मन से, सच्चे मन से लगता है और प्रयत्न करता है। लकड़ी इतना कठोर था और जो कुल्हाड़ी था एक दूसरे में काफी टक्कर चल रहा था। लकड़ी में जरा सा भी खरोंच या दाग भी नहीं लगती, फिर भी दुखी उस पर निरंतर प्रयत्न करते रहा। तभी गांव के वहां के पंडित जी के क्षत्रिय जो गांव के यहाँ के लोग थे, वे आकर देख रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, भले तुम्हारी जान निकल जाए पर तुमसे यह नहीं फटेगा। और ना जाने उस लकड़ी पर दुखी से पहले कितने भक्तों ने, कितने जजमानों ने अपना
प्रयास उस पर जमा लिए थे। तो उसी दरमियान दुखी बोलता है कि जरा सा चीलम तम्बाकू मिलती तो मुझे थोड़ी जान में जान मिलती, थोड़ी ताकत आती। और तभी और दुखी सोचता है कि पंडित जी के यहाँ से खाना कैसे मांगू। और अपने घर, पंडित जी और दुखी के बीच के घर में काफी दूरी थी, लगभग मील भर की दूरी थी। और वहां से सोचता था कि मैं वहां से जाऊं तो पंडित जी हो सकता है मुझको बिगड़ेंगे और मेरे साथ जाने को तैयार भी ना हो। तो फिर भी उनके मन में, दुखी के मन में ख्याल आता है कि आसपास ही गेड़ रहता है। जो दुखी उसको परिचित था, दुखी उससे परिचित था, वह गेड़ के यहाँ उसी दौरान उसके घर, गेड़ के घर निकल जाता है। हालांकि गेड़ के यहाँ पहुंचकर उसकी जो आगमन हुआ वो सफल हुआ और वहां पर तंबाकू और चिलम दुखी को मिल गया। उसके बाद गेड़ बोला कि भाई मेरे यहाँ तो आग नहीं है। दुखी बोला कि भाई इसकी चिंता ना करो, पंडित जी से मैं आग मांग लूंगा। और पंडित जी से आग मांगने के दरमियान वहां से निकल पड़ता है गेड़ के यहाँ से। और दुखी जो है पंडित जी से क्या घर आता है और आवाज लगाता है। तब तक कुछ सुनाई नहीं देता है। तब तक पंडित जी के घर के अंदर जो है, जो बोला जाता है बैठक, वहां पर प्रवेश कर जाता है। पंडित जी कहकर आवाज लगाया। तब तक पंडिताइन खाना बना रही थी। पंडिताइन ये आवाज सुनते ही पंडित जी से पूछी कौन है। दुखी बोला दुखिया है रे। कौन दुखिया? वही दुखिया चमार। इस प्रकार का अल्फाजों का प्रयोग करते हुए पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं। और पंडित जी थोड़ा सा पंडिताइन की अपेक्षा वह काफी कोमल थे, काफी व्यवहार पूर्वक थे पंडिताइन की अपेक्षा। व्यवहार पूर्वक होते तो दुखिया के इतना जान नहीं जाता। और मतलबी थे, मतलबी लोग होते ही हैं। तो उसके बाद तो दुखी पंडिताइन बोली चमार, पंडित को बोलती है कि आपको पोथी पत्रा के ग्रंथ के आगे कोई बात की सुधि नहीं रहती, कोई सोचती ही नहीं। पंडित चमार हो, धोबी हो, पासी हो, अन्य बिरादरी का, जो भी जी चाहे उठा ले। हिंदू का घर ना हुआ, किसी लगता है कि सराय हुआ, जो उसको मन करे जी उठाया चल दिया। तो भी दुखी बोलता है, तभी घासीराम बोलता है कि दुखी है, चमार है, हालांकि ये तो मेरा ही काम कर रहा है। अगर कोई लोनिया को बुलाते तो वो भी 4 आने से कम न लेता। तो आग ही मांगने न आया है तो इसे दे दो। पंडिताइन फामे चढ़ाकर बोलती है, इस वक्त तो मैं इसे दे देता हूँ, अगले बार आएगा तो इसको मैं लुहाठे से झुलस दूंगी। दुखी की इस बात की भनक थी और दुखी मन ही मन सोच में पड़ गया था कि भला मैं इतने मूर्ख ना होते तो इतना लात भी ना खाते। और पंडित जी इतने पवित्र ना होते तो लोग इन्हें इतने पूजा पाठ, इनको आदर से बुलाते भी, आदर सत्कार भी ना करते। इस सोच में था। तभी पंडित जी बोलता है कि वो आ ही तो गया, किसी चीज को तो हाथ नहीं लगाया। धरती है, धरती पवित्र है, वहां पर किसी भी धरती को। तब फिर पंडिताइन हल्का भाव उठाकर चढ़ाकर बोलती है, इस वक्त मैं दे रहा हूं, कह दो इसको। और बेनिराशा मन से चिमटे से आग, लकड़ी जो आग का जो टुकड़ा होता है उसको उठाकर एक ऐसा मारती है, ऐसा फेंकती है कि दुखी के सर पर जाकर वह लकड़ी, एक आग का गोला उसके सर पर जा। दुखी झट से हटाता है और बोलता है पंडिताइन माँ। वो उसको, पंडिताइन माँ को बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक उसको प्रणाम करता है और बोलता है, पंडिताइन माँ
और वो स्वर्ग ऐसा प्रसन्न होता है, उसको लगता है कि धरती पर स्वर्ग से उठकर देवता आ गए और मुझे किए गए गलती का सजा मिल गया, मुझे ये फल भी मिला है। वो बहुत ही खुशी होता है कि मुझे इस बात का फल मिला है, इस बात की सजा मिली है कि एक ब्राह्मण का पवित्र घर को मैंने अपवित्र किया है। और इसी उसके बाद वहां से वह निकल जाता है, तंबाकू चिलम पीकर फिर अपने काम में लग जाता है। उसके बाद पंडिताइन को जरा सा दया आता है और पंडिताइन पंडित जी से कहती है कि उस चमारवा का कुछ खाने को दे दो। इसी अल्फाज में बातचीत होता है। तो घासीराम बोलते हैं कि 2-4 कितना है खाना, तो पंडिताइन बोलती है कि 2-4 होंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि 2-4 से क्या काम होगा, नीच लोग है, उसको तो चाहिए कम से कम शेर भर, नीचा आदमी है, उससे ज्यादा इससे कम क्या खाएगा। पंडिताइन बोलती है कि रहने दो उसको, इतनी गर्म में कौन मरे और खाना बनाना कौन बनाएगा। तभी पंडित जी फिर बोलते हैं कि 2-4 लिट्टा ठोक दो, वो खा लेगा, उसका मन भर जाएगा। पंडिताइन बोलते हैं कि नहीं, कौन मरेगा इतनी गर्मी में। और अपने अपने काम में पंडित जी भी आराम करने चल देते हैं, पंडिताइन भी अपना काम में अपने करने लगती है। तभी पंडित जी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि दुखी काम करते करते सो गया है। दुखी का बदन इतना थक चुका था कि उसको उठने की साहस भी नहीं मिल रहा था। वो कई बार बारंबार लकड़ी पर अपना प्रयत्न आजमाता, फिर हमेशा वह विफल हो जाता। और बेचारा करे भी तो क्या करे। फिर उसके मन में भी आई ये बात कि क्यों ना मैं पंडित जी से कह दूं कि पंडित जी आज लकड़ी को रहने दे, कल मैं लकड़ी आकर चीर दूंगा, बाकी जो मैं काम था वो भूसा उठाने का वो काम करने लगा। तो भूसा उठाने का जो काम था वो सब हो गया। उसके बाद पंडित जी बाहर देखते हैं तो दुखी जो काम करते करते सो गया था, उसको नींद लग गई थी, थकान, और सुबह से खाना भी ना खाए, चीलम और तंबाकू पर कोई कितना देर कोई काम करेगा। तो पंडित जी बोलते क्यों रे दुखिया, अभी तक क्या कर रहा था, एक भी काम नहीं हुआ तुमसे, लकड़ी ज्यों का त्यों पड़ा है। पंडित जी को क्या मालूम कि दुखी इस पे कितनी बार अपनी कोशिशों आजमा चुका है। पंडित जी इस अंदाज में बोलते हैं कि शायद भी तुम्हारा वैसा ही निकलेगा, फिर मुझे दोष मत देना। उसको देखिए हम डरवाते हैं, एक उनको संदेह उत्पन्न करते हैं ब्राह्मण लोग। देखिए कैसे एक गरीब की और एक निष्ठापूर्वक व्यक्ति की किस प्रकार की आदर सत्कार करते हैं। फिर दुखी वहां से उठता है और अपने काम पर लग जाता है। उसके मन में शंका थी कि पंडित जी फिर कहीं गलत मुहूर्त निकाल देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। और पंडित जी तो होते ही हैं। तो पंडित जी के बारे में जानकर वो सब कुछ भूलकर काम में लग गए। तभी पंडित जी उसको बोलते हैं कि और मार, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि जरा जोर से मार, दाग पर मार। और वह दुखी अपने काम में इतना मग्न हो गया, उसको अपने आप पर, अपने बाहुबल पर आश्चर्य होने लगा कि मुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। और दुखी बारंबार मारते गया, अंत में लकड़ी भी फट गया, उसके हाथ से कुल्हाड़ी भी छूट गई और दुखी उसी वक्त भगवान को प्यारे हो गया। फिर भी पंडित जी का मन शांत नहीं हुआ। फिर बोले कि इसको थोड़ा सा शैलिया बना दो। और जब लास्ट वक्त, जब अंत में दुखी नहीं उठा, तो पंडित जी ने सोचा दिक करना उचित नहीं है। और पंडित जी वहां से घर में आते हैं, तैयार होते हैं और पुनः बाहर निकलते हैं। और फिर दुखी को आवाज लगाते, दुखी उठ,
चल मैं तेरे घर ही चलता हूँ। फिर आवाज लगाते हैं। अंत में दुखी ना उठा तो पंडित जी को शंका हुई और पंडित जी पास जाकर देखे तो दुखी तो कब का भगवान का प्यारे हो गया। तभी पंडित जी वहां से भौचक होकर पंडिताइन के पास आए और बोले, दुखिया तुझे से मारा गया। पंडित हकबकाकर बोली, दुखिया मारा गया? अभी तो लकड़ी चीर रहा था। घासीराम बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते वह मारा गया, इसमें घबराओ नहीं। चमरौने, एक चमार की बस्ती को उसमें दर्शाया गया है। चमरौने में खबर दे दो, ये लाश को ले जाए, ले जाए। परंतु गोड़ थी, तब तक दुखी की मौत की खबर पूरे गांव तो फैल चुकी थी, कानो कानो तुरंत फैल चुकी थी। और गोड़ सभी को वहां जाकर चेतावनी दे दिया था कि खबरदार, कोई भी दुखी के लाश को लेकर आएगा उसको पुलिस पकड़ेगा। और ये पंडित अपने आप को समझता क्या है, पंडित होगा तो अपने घर का दिल लगी है, दिल लगी है, दिल लगी, यही शब्दार्थ का प्रयोग किया गया, दिल लगी है। मजाक है कि कोई गरीब का इस प्रकार जान ले ले। तो उसके बाद पंडित जी तुरंत चमरावने में चमार की टोली में पहुंचते हैं। और पंडित जी लाख समझाने की कोशिश करते थे, परंतु किसी ने पंडित जी की कदर ना किया और कोई नहीं जाना, कोई भी उनकी बातों को ध्यान नहीं रखा। पंडित जी को लगा, पंडित जी वहां से कुछ ना बोले, देखते देखते रह गए। तब तक दुखी की पत्नी झुरिया और उनकी कन्या, उनकी बेटी दुखी के मिलने के लिए पंडित के घर के पास आकर रोते बिलखते, 2-4 परिजन थे आसपास के पड़ोसी झुरिया के साथ, वह भी वहां पर आती है। और कुछ लोग दुखी झुरिया को समझाते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं। एक दूसरे का समझाना और देख देख कर रोते बिलखते रहना, एक कर्म चलता है। पंडित जी वहां से आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई भी समाज आने को तैयार नहीं दुखी को लाश ले जाने के लिए। और पंडित जी का जो बस्ती था वहां पर पंडित जी था और पास में ही कुआं था, जहां पर दुखी का लाश था वहां पर उसी रास्ते से होकर कुआं से पानी भरना था। पास के एक बुढ़िया थी, वो पंडित जी से बोली जाकर कि इस लाश को कहीं फेंकवा क्यों नहीं देते हो, हम लोग कब तक बिना पानी के बिना रहेंगे, आखिर ये दुर्गंध भी तो दे रहा है। रात भी हो गई, देर रात तक रोना बिलखना दुखी के परिवार का चलता रहा। अंत में वो लोग भी निराश होकर वहां से निकल पड़े। तब तक पंडित और पंडिताइन में बहस होती है कि जीता था दुखी तो उसको कौन पूछता तक नहीं था, और मर गया दुखी तो इतना आकर कोलाहल मचा रहा है। तब भी पंडिताइन तो बोलती है, चमार है, नीच है, इस सबको साथ की कोई आवश्यकता है क्या, इस सबको साथ के थोड़ा सा भी जानकारी ही नहीं है। वहां से तभी उसके बाद सोते हैं। पंडित जी सुबह उठते हैं और दुखी को वहां पाकर, तब तक दुर्गंध भी दे रहा था, दुखी को जो लाश होता है उसको, जो उनकी जो शरीर को एक फंदे बांधकर और घसीटता हुआ एक खेत के किनारे लेकर जाते हैं और वहां पर छोड़कर आते हैं। उसके बाद पंडित जी अपने कार्य में विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और चारों तरफ गंगा जल छींटकर धरती को पवित्र करते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी का उद्देश्य आप लोग को समझ में ही आ गया होगा कि जब उस जमाने की बात है जब जातिवाद के नाम पर एक गरीब की किस प्रकार की हत्या हुई। ना जाने हमारे समाज में ऐसा कितने
घटना हुए होंगे। इस घटना को उजागर करने के लिए मुंशी प्रेमचंद्र ने सदगति कहानी का सहारा लिया। और इस कहानी में आप लोग देखें कि कैसे एक निष्ठापूर्वक व्यक्ति की जान चली जाती है केवल जबरन पंडित जी के द्वारा किए गए कामों के द्वारा। पंडित जी उतनी काम न कराए होते तो शायद दुखी की बेटी की शादी भी हो जाती और उसका परिवार बस जाता और खुशहाल हो जाता। परंतु दुखी को इस बात की जरा सा भी भनक न थी कि पंडित जी के घर ही मेरा अंतिम पल गुजरेगा और मेरा वहीं पर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस बात की जरा सा भी भनक न थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक कहानी अवश्य समझ में आए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का इसमें कमी रह गई हो तो आप लोग निस्संदेह कमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले कंटेंट में सुधार किया जा सके। और आप लोग समर्पण विद्यापीठ के इंस्टाग्राम पर भी उसको फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार को कंटेंट संबंधित जो आपको क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, उसको पूछने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। जब जी करे आप लोग उस पर इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को यथासंभव प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सर धन्यवाद।